उनके लिए करने की। अगर तुम बीमार हो, बहुत बुखार है, तुमसे उठा नहीं जा रहा है और सामने वाली आत्मा अच्छी खासी बैठी हुई है, बस तुम्हें बुखार में उठ के अगर खाना बनाना पड़ रहा है या अपने लिए एक गिलास पानी या गर्म पानी करके लेना पड़ रहा है, बस सामने वाली आत्मा अगर उठ के दे नहीं रही है, इसका मतलब कि तुम्हारा हिसाब किताब उस आत्मा के साथ बचा ही नहीं है। वो दूसरे को देगी। तुम्हारे घर में मेहमान आते ही वो आत्मा उठ के जाएगी, पानी लेकर आएगी, और तब हमारा संकल्प ये चलेगा, देखो देखो दुनिया को दिखाने के लिए वो कितना काम कर रही है, ऐसा कर रही है। दीदी मैं तो ये प्रॉब्लम से परेशान, मेरी जिंदगी बदल रही है। बस वो सास की वजह से हम दोनों के बीच अच्छा नहीं रहे। एक बार तो डाइवोर्स लेने का भी सोच लिया, फिर 3 साल से हम अलग आ गए, और एक बार तो मैं साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाके आई। बस वो ही प्रॉब्लम, बस मेरी लाइफ में बस वो ही प्रॉब्लम और कुछ नहीं। पर पूरा दिन बस ये ही चलता रहता है, यही। और इसी वजह से ये प्रॉब्लम से छूटने के लिए ही मैं ये ज्ञान में आई, और थोड़ा कुछ अभी अच्छा हो जाए, दीदी के साथ जुड़ी, थोड़ा कुछ अच्छा लग रहा है। पर मैं इससे बाहर निकलना चाहती हूँ, मुझे कुछ सोचना ही नहीं ये बारे में। यस, अगर आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हो ना बेटा, तो सबसे पहल आप स्टार्ट करो। आप अपेक्षा रखने के बजाय उनकी अपेक्षाओं पे खरी उतरो, उनकी इच्छाओं पे खरी उतरो, उनकी सारी इच्छाओं को कंप्लीट करने की कोशिश करो। और देखो, आप ये होता है ना, कर्मों का लेन देन होता है। सिर्फ अभी तक का जो भी तुम्हारा रिश्ता रहा है, देखो एक सिंपल सा मैं चीज बताती हूँ। इस जन्म की जो आपकी सास है ना, पिछले जन्म की आपकी माँ है। पिछले जन्म में उसने आपका इतना ध्यान दिया हुआ है, बहुत केयर किया है कि आपको इतना सा एक चींटी भी ना काटे, इतना ध्यान दिया हुआ है। आप उनसे बहुत लेकर आए हुए हो। हाँ, मैं जब वो बीमार रही हो या कुछ ना, उसको जब जरूरत हो कि बेटी उसका ध्यान रखे, आप उस वक्त फ्रेंड्स को लेकर चले गए हो, बाहर घूमने चले गए हो। या मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हाँ, कि पूर्व जन्म में जब आपकी माँ को जब जरूरत हो बेटी की, तो आपने बहाने दिए। क्यों? क्योंकि आपको बाहर की जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती थी घर में करने के बजाय, है ना। आज मोस्टली ये हर घर की कहानी है, बेटियां किचन में करने का मन ही नहीं, घर में वो टिकती ही नहीं है। जब माँ को अगर जरूरत हो, कभी कोई प्रोग्राम हो, गेस्ट आते हैं और हम बोलते भी है कि जरा किचन में मेरे को मदद कर, तो बेटी कोई भी बहाना करके घर से निकल जाएगी, है ना। तो ये क्या हो गया? कर्मों का बोझा। अब अगले जन्म में वही माँ हमारी सास बनकर आती है। अब यहाँ पे उसने तो पिछले जन्म में कर्तव्य निभा लिया माँ का होने का, अब सास बन के वो सारा तुम्हें बहू बन के अभी उसको सारा रिटर्न करना है। समझा दिशा बेन? हाँ हाँ जी। Yes. बस वो एक्सेप्ट करने की शक्ति आ जाए, बाबा को वही बोल रही हूँ, पर वो आ नहीं रही है। हाँ, क्योंकि हमको सबसे पहले तो इस कर्मों का जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसकी लेन देन को समझना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने कल किसी के लिए, आज तुमने किसी को उधार में पैसा दे दिया है, ठीक है, तुमने आज समझो आप मुंबई में रह रहे हो और मुंबई में थे, तब तुमने उधार में उनको पैसा दिया। अब वक्त रहते तुम्हें शायद जगह चेंज करनी पड़े, आप दिल्ली चले गए या आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद में आपको पैसों की जरूरत पड़ी, तो आपने अपने उस फ्रेंड को बोला कि प्लीज मुझे वो पैसे रिटर्न कर देना, अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तो अगर आपकी वो फ्रेंड ये बोले कि नहीं नहीं, मैं तो पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि तू जब मुंबई में थी तब मैंने लिए थे, अब तो तू मुंबई में है नहीं, तो मैं अभी तुझे नहीं दूंगी, तो क्या वो हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा ना। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भी गए हैं, तो वो लोन तो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। जो आपने किसी और को देकर गए पैसा, वो तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी रहो तो भी वो उसको पैसा चुकाना है ना। सेम ऐसा ही हमारे जन्मों का रहता है। भले हमने इस जन्म में उनसे लिया हो, पर अगले जन्म में जाके हमको देना जरूर है। इससे हमें छुट्टी नहीं मिल सकती, है ना। तो सेम यही हमारा हर रिलेशन में
लेन देन का हिसाब रहता है। अगर ये बातें हाँ हम एक्सेप्ट कर ले और समझ ले ना, तो हमारे दुख का कारण ही नहीं है। यही हमको अंडरस्टैंड करना है। इसको ही रिश्तों की गुह्य गति बोलते हैं, है ना। इसी को एक्सेप्ट करना बहुत बहुत जरूरी है और बहुत डिफिकल्ट भी है। अगर हाँ, समझो, बहुत डिफिकल्ट है दीदी, बहुत डिफिकल्ट। यस, अगर इसी जगह पे समझो आपकी माँ अगर नजदीक रही होती, और अगर समझो आपकी मम्मी के पास वक्त नहीं मिलता ऐसा ध्यान देने के लिए, तो क्या आप इतना ही दिल में पकड़ कर रखते जितना कि सास के लिए? नहीं, नहीं। क्योंकि आपके दिमाग में ये फिट है कि आपकी तो उस घर से विदाई हो गई है, आपकी माँ का और आपका अभी इतना रिश्ता नहीं है ना। वो जस्ट एक, अभी अगर वो करेगी तो वो एक एहसान के रूप में आप लेंगे। अगर समझो आपकी मम्मी ने आपके बच्चों का अगर ध्यान दिया है, तो वो उसको कर्तव्य के रूप में नहीं, एक एहसान के रूप में आप रखेंगे। और ये बात बार बार अपने हस्बैंड को भी जताएंगे कि देखो मेरी माँ कितना ध्यान रख रही है, उसके लिए हमको कुछ करना है। देखो मेरी माँ कितना कर रही है, मेरे को उसके लिए कुछ करना है ना। और यहीं पे अगर सास करे तो कर्तव्यों के रूप में हम देखेंगे। हाँ, तो क्या हुआ, उसका कर्तव्य, उसके ही पोते पोती है, किया तो कौन सी बड़ी बात करी। तो देखो हमारा देखने का ना, निभाने का सारा रिश्ता ही तुरंत चेंज हो जाता है ना। और यही वजह है बाबा मुरली में क्या बोलता है, देह की तरफ ध्यान मत दो। देह की तरफ ध्यान देंगे तो हमारा रवैया बदल जाता है, हमारा बिहेवियर, हमारा सोचने का तरीका ही चेंज हो जाता है। और ये चेंज बिहेवियर, चेंज थॉट्स हमें गलत कर्मों की तरफ उत्तेजित करता है। हम गलत रास्ते, कितने भी अच्छे हो हम, हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, हमारे गुण बहुत अच्छे हैं, मगर इंसानों को देख के अगर हम बिहेव करना शुरू करते हैं तो हम अपने कर्म खराब कर लेते हैं। क्लियर है बेटा? हाँ हाँ दीदी, तो पर वो एक्सेप्ट करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़े दीदी कि हम उसको जो है वो एक्सेप्ट कर ले क्योंकि बार बार रोज तो ये कुछ नया नया कुछ आता ही जाता है। सबसे पहले तो आपको मनसा से करना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आपने किया होगा तो मनसा से ही कर्म बढ़ाया है। क्योंकि डायरेक्टली तो आपने उनको कभी बोला नहीं है, मन ही मन में आपने उनको बहुत दोषी ठहराया है ना। बहुत कूड़े होंगे आप उनको लेकर, और बहुत बार अपने हस्बैंड को भी सुनाया होगा वाचा से। तो हाँ मनसा और वाचा, ये दो जगह पे आपने सबसे ज्यादा कर्म किया है ना। तो सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठ के उनको सकाश दो, और सबसे ज्यादा अगर सकाश देना है तो ग्रीन कलर का देना है। प्यार का। स्नेह और प्यार का। अगर और ये कर दीदी आप नहीं, आपको इसका यो रिजल्ट मिला तो मुझे आप बताना। दीदी मैं तो योग में बैठती हूँ ना, अमृत वेले में 3 महीने से कर रही हूँ, दीदी करवा रहे हैं, पर वो भी मुझे संकल्प ही चल रहे हैं। बस 1 घंटे बैठती हूँ ना, मेरे मन में वो चेहरा मन संकल्प ही चल। क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन बातों को लेकर बैठे हो ना, आप उन बातों को छोड़ नहीं रहे हो। वो बोलते हैं ना, फॉरगिव तो कर रहे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो। आपको इस ज्ञान से समझ में आ गया, इसके लिए आपने उन चीजों को माफ तो कर दिया, बस जो बीता हुआ है ना उसको छोड़ नहीं पा रहे हो आप, कि उन्होंने मेरे साथ में ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। इस तरीके की बातें आपने अभी तक दिल में पकड़ के रखी है। शायद हो सकता है आपकी डिलीवरी हो रही थी, उस वक्त आपकी सास ने आपका ध्यान नहीं दिया हो, या आप अपनी माँ के हाँ घर से आए हो और उसी वक्त आपकी सास ने उस छोटा बेबी के पास भी ध्यान नहीं दिया, ना ही आपकी हेल्थ के पास ध्यान दिया। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में है, और जब भी आपका वक्त आता है कर्तव्य निभाने का, तो ये चीजें आपको होल्ड कर देती है पीछे, कि नहीं मुझे भी नहीं करना, क्योंकि जब मुझे जरूरत थी तो वो मेरे लिए खड़े नहीं थे, है ना। और हाँ यही हाँ वजह, और यही वजह हो जाता है आप फिर से कर्म बना रहे हो। उस वक्त तो सेटल कर दिया आपने, जैसे हाँ उस वक्त अगर आपकी सास ने आपको हेल्प नहीं किया है तो आप जो पीछे में कर आए थे वो भी सेटल किया, ठीक है। बस सेटल करने के साथ साथ आपने क्रिएट भी कर लिया। अब क्रिएट किया है तो फिर से सेटल करना होगा।
आपने फुल स्टॉप कहीं पे भी नहीं लगाया। अभी आपको फुल स्टॉप लगाना सीखना है। बाबा की हाँ मुरलियाँ सुनते हो आप? हाँ, रोज दीदी, रोज रेगुलर। रेगुलर ना? तो देखो अब बाबा कितने बार बोलता है फुल स्टॉप, बिंदी लगाना सीखो। बिंदी लगाना हाँ सीखो का मतलब यही है कि जो जैसे आ रहा है उसको अपने गुणों से बिंदी लगाना है। ठीक है, आज मेरे हाँ साथ ये उन्होंने किया, मेरे कर्म खत्म हो गए। आज उन्होंने मुझे हेल्प नहीं किया, मेरे कर्म खत्म हो गए। मैं आपको मेरी बीती बताती हूँ। मेरे भी दिल में उस वक्त ये बात गड़ गई थी। एक हम लोग तो फॉरेन में रहते थे, मस्कट में, दुबई में, और मेरा 9th मंथ चल रहा था। मेरी सास तो आई थी डिलीवरी के लिए, मगर ऑन टाइम पे उन्होंने कहा कि मुझे जाना है इंडिया, मेरे को नहीं रहना है। अब वजह क्या थी मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं उस वक्त जॉब भी करती थी। अचानक से वो आए और बोले कि मेरे को इंडिया जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने उनको पूछा भी कि अभी तो इसका टाइम है डिलीवरी का, तेरी जरूरत है यहाँ पे। बोले नहीं नहीं, मेरे से तो नहीं होगा, मेरे में ताकत नहीं इतनी ये सब निभाने का, मुझे जाना है। और वो वहां से चले गए। फिर मेरी मम्मी को मुझे बुलाना पड़ा, बट मेरी मम्मी हेल्दी बहुत है, तो वो अपने आप इतना फास्ट कर नहीं पाती है। उठना बैठना, उसको अर्थराइटिस का भी पेन था, तो उसको तकलीफ बहुत थी, तो वो इतना कर नहीं पा रही थी। और मेरा सिजेरियन डिलीवरी हुआ, और वहां पे डॉक्टर ने बोला था 3 महीने तक मुझे रेस्ट लेना है, हिलना डुलना मतलब हलचल नहीं करनी है। मगर मेरे मम्मी से इतना हो नहीं पा रहा था, तो मुझे तुरंत ही 3rd या 4th डे से ही काम करना शुरू करना पड़ा। यही वजह बन गया था मेरे हर्निया का, और जो हर्निया मुझे ऑपरेशन किया। हाँ हाँ, और ये मेरा आगे का स्टोरी आप सबको पता है। मैंने सुन लिया दीदी। 2 दिन में या फटाफट से आपका तो सब ये बोलिए। जब ही है, तो जब ये ऑपरेशन हुआ, मेरा ऑपरेशन फेल हुआ, तो ऐसी कर्म की गुह्य गति जब बाबा समझा रहा था, तो मैंने भी ये पॉइंट जब उठाया कि उस वक्त मेरी सास ने मुझे हेल्प क्यों नहीं किया, तब मुझे बाबा ने ये बात बताई कि तेरा और तेरी सास के बीच में कोई भी कर्मों का व्यवहार बचा ही नहीं है। तुझे उनसे कोई ना लेना बाकी है, ना उनको देना बाकी है। हाँ, जब भी हम साथ में आते हैं रहने का, तो इधर मैं वहां से निकल जाती हूँ, मतलब काम की वजह से मैं कहीं और चली जाती हूँ, और वो वहां पर रहते हैं घर संभालने के लिए। और जब वो निकल जाते हैं तब मेरा वापस आना होता है। तो हम दोनों का कभी भी साथ में रहना संबंध आया ही नहीं। हाँ, जब वो बहुत बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे 10 दिन तक, तो ऐसी परिस्थिति आई कि मुझे दुबई जाना पड़ा। और यहाँ पर उनके दूसरे रिश्तेदारों ने उनका ध्यान रखा। तो ये भी बात बाबा ने मुझे याद दिलाई कि देख, जब तेरा भी वक्त आया था, तेरा कर्तव्य था जब करने का, तो तू भी वहां पर नहीं थी, और जब उनका कर्तव्य था तो वो भी तेरे यहाँ पे नहीं थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कोई भी कर्मास एक दूसरे के प्रति बाकी नहीं था। तो ये हमारे जीवन में होता है। मैं यही बातें हमें समझना है कि अगर बेटे के लिए तुम कर रहे हो बचपन से, और बड़े होने के बाद भी, शादी होने के बाद भी उस बच्चे के लिए तुम्हें करना ही है, तो ये क्लियर कट है कि तुम्हारा हिसाब सिर्फ देने के लिए है, लेने के लिए कुछ भी नहीं। और जब ये बाबा ने बातें मेरी जो जो थोड़ी थोड़ी अटकी हुई थी, कहीं पे दिमाग में फंसी हुई थी, वो सारी क्लियर कर दी। दीदी, हाँ जी। आपको उस समय अंदर से इच्छा हो रही थी कि मैं अपने सास को जाके केयर करूं, देखभाल करूं? जैसे परिस्थिति है कि आपको हाँ दुबई जी। जाना पड़ा। हाँ, परिस्थिति आई, दुबई जाना पड़ा, मगर मेरी इच्छा थी कि मैं वहां पे रुकूं। बहुत मैंने ट्राई किया था, मगर परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे दुबई ही जाना पड़ा। वो बोलते हैं ना, ये कर्मों की गुह्य गति, वो परिस्थिति ऐसे बना के लाती है। ऐसा तो ऐसा क्यों? फिर मैंने उसका इंतजाम करके मैं गई, जो भी तो देखभाल ऐसा कर क्यों पाए। हाँ जी। दीदी, ऐसा क्यों होता है? कभी कभी इच्छा ही नहीं करती है ऊपरी मन से या अंदरूनी मन से कि चलो दिखाने के लिए ही हम कुछ करें। अंदर से इच्छा क्यों नहीं खत्म हो जाती? कड़वाहट क्यों होता है? क्योंकि हमने वो बातों को पकड़ा रहता है ना अपने मन में। ये अपेक्षाएं और इच्छाएं हमें नीचे खींचती है।
ऊपर नहीं उठाती कभी भी। हम जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना सामने वाले से, अपेक्षाएं जो रखते हैं ना कि वो हमारे लिए करे, उसने मेरे लिए करना चाहिए, यही चीजें हमारे रिश्तों को नीचे खींचती है, वीक बनाती है, कमजोर कर देती है। और बाबा बोलता है इन्हीं रिश्तों में अभी त्याग कर दो, सारी अपेक्षाओं को त्याग करो, सारी इच्छाओं को त्याग करो। अभी अपेक्षा किसी भी रिश्ते से रखनी नहीं है कि हमें इस रिश्ते से ये मिलेगा। हम इन रिश्तों को हम क्या दे सकते हैं, अब हमारा नजरिया ही बदलना है। हमें हम किस तरीके से इन रिश्तों में काम आए, ना कि काम ले। हाँ, अब बाबा मूल्यों में हमें यही बताने की कोशिश करता है कि जन्म जन्म से तुम लेते ही आए हो और अपना बोझा बढ़ाकर आए हो। अभी ये आखिरी जन्म है जहाँ तुम्हें बोझा हल्का करना है। कैसे हल्का करोगे? दे दे के। मगर दे दे के क्या? अपने विकारी संस्कार नहीं देने हैं। हाँ, विकारी वृत्ति से हमको बिहेव नहीं करना है। हमें हमारे ऊपर का बोझा अगर खत्म करना है तो फुल स्टॉप लगाना सीखना है। हमारी अच्छाइयों से, हमारे गुणों से, हाँ, इन सब से हमें अपना बोझा खत्म करना है। सामने वाली अगर 10 गालियां दे रहे हैं तो कर्म किसका खराब हो रहा है? जो गाली दे रहा है उसका कर्म खराब हो रहा है ना? अगर वो 4-10 गालियां दे रहा है और उस 10 गालियों में अगर हम 10 बार उनको आशीर्वाद देते जाए, तेरा भला हो, तो जो तू कुछ कर रहा है तो भी तेरा भला हो, अगर हम ये बोलते रहे तो किसका भला होगा? क्या सामने वाले का भला होगा या तुम्हारा भला होगा? जो बोल रहा है उसका भला होगा, है ना? क्योंकि वो वैसा कर्म बना रहा है। वो फुल स्टॉप लगा रहा है। सामने वाले की गालियां खा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तुम पूर्व में उसको गालियां देकर आए हैं, तो आज वो तुम्हें गालियां दे रहा है। ठीक है? और उसको फुल स्टॉप कैसे लगाओगे? उसको ब्लेसिंग्स देके, तेरा भला हो। ठीक है? क्यों भला हो? क्योंकि तू आज मेरे कर्मों को खत्म करने में मदद कर रहा है। जो मैं कर्म कर कर आई उसको खत्म करने में मदद कर रहा है, इसके लिए तेरा भला हो। बाबा ब्लेस यू। कोई भी कर्म कर रहा है, बाबा ब्लेस यू, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे बुरे कर्म खत्म करवाने में हमें मदद कर रहा है। और यही तरीका है उसको फुल स्टॉप लगाने का भी। जो बाबा फुल स्टॉप बोलते हैं ना, बिंदी लगाओ, तो वो ये बिंदी लगाने का स्वरूप मतलब ये है। ठीक है दीदी? हाँ जी। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज दिस? सारा दिन पर तो सास बहू बड़ा अच्छा एमिकेबली रह लेते हैं, पर रात को जब उनका बेटा आता है फिर उनकी वो बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाते हैं, बुराई करती है, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। ये किस टाइप का रिलेशनशिप है? ये कौन से कर्म है? ये तो उस बेटे के वजह से कर्म है। बेटे की वजह से? हाँ, बेटे फॉर एग्जाम्पल बेटे ने अपने कर्म ऐसे किए हैं कि उसको उन रिलेशंस में, जैसे सास और बहू का रिलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, आपस में, तो उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। मगर बेटे को लेके जब वो रिलेशन देखते हैं तो बेटे ने इतने अच्छे रिलेशन नहीं किया कि उसको वो सुख मिल पाए, है ना? वो सुख उसको मिल पाए। हाँ जी। नो, मतलब कहने का मतलब है, ठीक है, जो भी रिलेशन उसका है अच्छा है, ज्यादा अच्छा भी नहीं है, पर कहने का मतलब है शाम को वो बिल्कुल ही उल्टा को पलटा मार लेते हैं। क्यों? यस, वाई द शी टॉक अगेन? या दिस इज वाई, बिकॉज कहीं न कहीं उस बेटे ने दूसरों को भी ऐसे ही टेंशन देकर आया रहता है। अब उसको वो टेंशन पालना है। ये भले वो अपनी माँ की, मतलब सास की बुराई, जो बहू वाइफ है, जो अपनी सास की बुराई जाके अपने हस्बैंड को करती रहेगी, तेरी माँ ऐसी करती है, वैसी करती है, ये करती है। हाँ जी। It is the daughter, it is the mother-in-law who's talking against her daughter-in-law to her son. या आप उल्टा समझे हैं। नहीं, दोनों तरफ होगा।
ऐसे दोनों तरफ होगा। नहीं बोलती, डॉटर हाँ माँ नहीं जी। बोलती, वो चुप अच्छा, रहती सिर्फ है। मदर बोल रही है, हाँ, वो माँ बोल रही है अपने बेटे को अपनी बहू के हाँ, खिलाफ। हाँ जी। हाँ जी, तो हाँ जी। हाँ, तो यही ना मैं कह रही हूँ कि वो रिलेशन ही, वो ऐसे कर्म ही ऐसे बनाकर आए हैं कि उसको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऐसे ही ओ, टेंशन देकर आया है ना पास्ट में। मैंने बोला ना, कौन सा रिलेशन कैसा बैकफायर करेगा हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे उसको जो बैकफायर हो रहा है अपने माँ के रूप में। इसका मतलब है सारा कुछ खेल ही कर्मों का ही है। यस, मतलब यू कांट, जो मिलना है वो मिलना ही है, यस, है ना। ठीक है ना। यस, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं हमें पता नहीं उसका फल हमें किस तरीके से मिलेगा, है ना। जो भी हम अच्छे करो या बुरे करो, अगर समझो आज मैंने किसी को पैसे से मदद करी है, ठीक है, तो ये सोच के अगर मैं मदद करूं कि कल को अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे कोई आके करे, तो शायद हो सकता है कि ये वो रिजल्ट ना हो। ट्रू, ट्रू। हाँ, मुझे आज अगर पैसों की जरूरत हो तो मुझे मिलेगी वो हेल्प, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अगर ये एक्सपेक्टेशन रखूं तो वो बोलते हैं ना, इसके लिए क्या बोलते हैं ऊपर वाला, तुम सिर्फ कर्म करने पे ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। और एग्जाम्पल क्या देता है महाभारत का, कौरवों ने भी इतनी लड़ाइयाँ लड़ी पांडवों के अगेंस्ट, अब पांडवों ने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी कौरवों के अगेंस्ट। क्यों लड़ाइयाँ लड़ रहे थे वो? उनकी जागीर हथियाने के लिए। मगर क्या उनको वो जागीर मिली? दोनों को भी नहीं मिली। जो कर्म वो कर रहे थे, मतलब लड़ाई लड़ रहे थे, मतलब कर्म कर रहे थे जिस चीज को हथियाने के लिए, वो तो उन्हें कभी मिली ही नहीं, है ना। सेम यही हमारा होता है, हम जो कर्म कर रहे हैं जिसके लिए, मगर उसका रिजल्ट वही आएगा वो जरूरी नहीं है। इसके लिए बोलते हैं बस श्रेष्ठ कर्म करते चलो, वो किस वक्त किस रूप में किस जगह पे कैसे मिलेगा वो बस अपने तकदीर के हवाले छोड़ो। फल की इंतजार ना करो, फल डोंट यस, वेट फॉर द फ्रूट। यस, जस्ट कर्म करो। नेकी कर दरिया में डाल। दरिया भी नेकियों से भर जाएगा तो वो भर भर कर देगा, और ऐसे वक्त में देगा जब सबसे ज्यादा जरूरत हो। जब तुम्हारी नाव नैया डूबती होगी। तब हम बोलते हैं ना, हमें किसी ने हेल्प नहीं किया, बस भगवान ने हमें एक हेल्पिंग हैंड देके ऊपर उठाया। भगवान भी तभी हेल्प कर सकता है अगर तुमने अपना बैंक बैलेंस छोड़ा हो, है ना। अगर बैंक बैलेंस अगर तुम्हारा खाली है तो भगवान भी कैसे हेल्प करेगा? फिर वो क्या करता है, तुमसे पहले बैंक बैलेंस भरवाता है, तुमसे वो इतना काम करवाएगा कि तुम्हारा बैंक बैलेंस भरे, फिर वो बोलेगा अब तुम्हें हेल्प मिलेगी। जैसे मैं अपना उदाहरण देती हूँ, हाँ, मैं तो पूरा खाली कर कर आ गई थी, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं था, जीरो। तो बाबा बोले अब मैं तुझे हेल्प करूँ तो कैसे करूँ? तुझे पहले उठ के बैंक बैलेंस भरना होगा। अब ना मेरे पास हेल्थ थी, ना मैं आंखों से देख सकती थी, ना खा सकती थी, ना पी सकती थी, बॉडी भी वीक थी, और मेरा बैंक बैलेंस भी खाली था, है ना। तो बाबा ने आधार लिया, जो बैलेंस बचा है, कौन सा बैलेंस बचा था? रिश्तों का, मेरे अंदर के गुणों का, मेरे अंदर की कलाओं का, है ना। उनको आधार बनाया और शक्ति बन के वो मेरे साथ खड़ा रहा, और मेरे से इतने एफर्ट्स करा के सारे काम करवा के मेरा बैंक बैलेंस फिर से भर दिया। यही तरीका है जीवन का। जिस टाइम ने हमने जिस रिश्ते के साथ में अपना बैलेंस खत्म किया, हमें आना बंद हो जाएगा, फिर वो रिश्ता सिर्फ मांगता है हमारे से। जैसे अभी दिशा बेन ने शेयर किया अपनी सास के साथ का रिलेशन, अब वो रिश्ते में सास सिर्फ मांगेगी, देने का रिलेशन खत्म हो गया है। आज जो हम जिस पड़ाव पे खड़े हैं, बाबा बोलता है ना, ये आखिरी पड़ाव चल रहा है। आखिरी पड़ाव जो वही है, देने का पड़ाव। अभी दुनिया सब तुमसे मांगने वाली है, तुमने देने के लिए नहीं खड़ी है।
तो बाबा बोलते हैं तुम्हें कोई ना इच्छा रखनी है ना अपेक्षा रखनी है, बस देने के लिए खड़े रहो। तुम्हारे से वक्त मांगेगी, तुम्हारे से वाचा कर्मना मनसा, वो हर तरीके की सेवा मांगेगी। तुम्हारा वक्त भी चाहिए, तुम्हारा हौसला भी चाहिए, तुम्हारी ताकत भी चाहिए, सब कुछ वो मांगेगी। और वो मांगेगी तब तुम्हारे पास होना चाहिए ये सब, और यही हमें अभी जमा करना है। ये वक्त बाबा जो दे रहा है हमें, ये कुदरत जो वक्त दे रही है, टाइम जो हमें ये वक्त दे रहा है, चांस दे रहा है, ये यही सब जमा करने के लिए, ताकि वक्त आने पे हम दे पाए। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशंस के बैकफायर इस तरीके के होते हैं। अभी एक एक करके अगर शेयर करें तो तुरंत आप सभी को समझ में आएगा कौन सा क्या रिलेशन कौन से रूप में हमें बैकफायर के रूप में आ सकता है। ठीक है दीदी। हाँ अंजलि बेन, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हमारे क्लोज रिलेशन में ही है, तो ऐसा हुआ वहाँ पे कि जो लड़का था वो मतलब उसने लव मैरिज करी और वो अपने घर में लेके आया वाइफ को। मतलब घर वालों ने करा तो दी शादी, लेकिन बट क्या हुआ कि वो जो लड़की थी उसका नेचर इस तरीके से था कि बस वो बैठ के आराम करते, मतलब वो आलस अलबेला बन गई था वो। मतलब वो काम ना करना और मतलब बैठ के आराम करे और जो भी चीज चाहिए उसको सब कुछ मिल जाए। मतलब बहुत ज्यादा डिमांड नहीं, बट वो करना ही नहीं, मतलब वो देना नहीं चाहती, तरफ से कुछ देना नहीं चाहती थी। और उधर से हस्बैंड तो एक्सेप्ट कर रहा था उस चीज को कि नहीं मतलब जैसी है मेरे को, मतलब ऐसे ही चलेगा उसके हिसाब से। बट सास ससुर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो अब वही हो रहा था कि वो उधर से बहू का और उधर से सास ससुर का। फिर ये हुआ कि घर वालों ने बोला कि भाई या तो इसको मायके में छोड़ के आओ तुम, हम तो नहीं कर सकते, या फिर मतलब तू भी चला जाए। बेटे को भी बोला कि तू भी चला जा, और बेटा फिर चला गया वाइफ को लेके। मतलब ये किस तरीके का है कि मतलब दोनों ही सोच रहे हैं कि भैया उधर से मिल जाए मुझे, और वो सोच रहा है कि उधर से मिल जाए, पर कोई देने को तैयार ही नहीं है। तो ये किस तरीके का करना है? देखो वो जो बहू जो लेकर आया था, वो जो बहू आई थी वो देने के लिए नहीं थी, सिर्फ लेने के लिए थी। जब देने वाला देने के लिए तैयार नहीं था तो उसको 100% वो घर छोड़कर जाना था। और वो जो चीज लेने के लिए आई थी वो उसको लेकर गई, वो बेटे को, अपने हस्बैंड को अपने साथ लेकर गई ना। कमाई का जो जरिया है बोलते हैं ना, जो मेन वो ये है, उसी को वो लेकर चली गई, क्योंकि वो वही लेने के लिए आई थी। इधर इस तरीके के सुख दो या तो इस तरीके का दो, मत देना तो चाहिए ही है, देना ही देना है उस घर में। मतलब उनका सास ससुर ने ये तय किया कि हम इसका करेंगे नहीं, भले हम बेटे का त्याग करेंगे, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। तो उनको ऐसे खाने के बजाय ऐसे खाना तैयार था, तो उन्होंने वैसा एक्सेप्ट किया। तो ये सेटल हो गया उनका कर्म, मतलब या मगर यहाँ पे सेटल तो हुआ है, मगर अगर वो कोसते रहेंगे, बड़बड़ाते रहेंगे ना हमेशा उसको, तो वो क्रिएट भी कर रहे हैं, एक तरह से सेटल कर रहे हैं तो क्रिएट भी कर रहे हैं। तो ये क्रिएट ही ना हो, ये इसके लिए हमें फुल स्टॉप लगाना है कि ठीक है, मेरे को उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैंने अपने बेटे को ही उसको दे दिया, ठीक है बेटा करे, मेरे से तो नहीं होता है करना, है ना, इस तरीके का। तो ये बैकफायर कैसे हुआ? बहू के रूप में वो बेटा लेकर चली गई, मतलब इनकम का जरिया ही हम बोलेंगे, है ना। इधर वो बहू बन के वो बहू की सेवा करो, या तो फिर बेटे को दे दो। ठीक है, यस भावना बहन। वो आप अनुभव शेयर करने के लिए बोल रहे थे ना, तो एक छोटा सा अच्छा सा अनुभव है। उसमें एक हम किसी सेंटर में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस थी, अलग अलग सिटीज से
अलग अलग सोल्स आए हुए थे और हम इसी तरह से वाइसेस और ये वैल्यूज और ये सब बातें चल रही थी, ज्ञान में आने से पहले की बात है। तो वहां पर एक इंस्टेंट स्किट करना था हमको, तो भावना को घरवाली बनाया था और एक और बहन थी जो किसी और सिटी से आई थी, अनजान थी, वो घरवाला बनी थी और वो वाइफ के ऊपर जो है जुल्म करती थी। तो इस तरह से वो इंस्टेंट स्किट, कोई डायलॉग्स नहीं, कोई कुछ नहीं था। सो वी स्टार्टेड एक्टिंग और जब इस तरह से एक्टिंग करना शुरू किया तो वो हस्बैंड आया, बीवी के ऊपर बहुत नाराज था और उसने क्या जोर से थप्पड़ मारा भावना को मतलब वहाँ पे होश उड़ गए कि ये तो हम स्किट कर रहे थे। उसने ऐसा बदला लिया, रियलिटी में कर दिया। इतने जन्मों का वो पड़ा हुआ था या क्या था, लाइक एकदम वो रियल एक्टिंग हो गई कि वो मार खाई है बीवी और किस तरह से उसका फेस और उसका दर्द जैसे ना लगता है कि वो लॉन्ग टर्म तक अफेक्ट किया होगा, बट देन फिर समझ गए कि ये कोई ना कोई अकाउंट था तो वो पूरा हो गया। यस, बट जैसे देखो, वेरी गुड शेयरिंग यू हैव डन, कि जैसे वो ड्रामा में था, हम ड्रामा प्ले कर रहे थे और उस इंसान ने जोर से थप्पड़ मारा, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल था क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर थे कि ये ड्रामा है। आपने तुरंत बैक में उसको फिर से थप्पड़ नहीं मारा क्योंकि वो ड्रामा है और बाय मिस्टेक उसे जोर से लग गया उसका हाथ, ये सोच के एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि भाई ऐसे नहीं लगा कि उसने बाय मिस्टेक उसने जबरदस्ती मारा। हाँ, नहीं वो मारा होगा शायद बाय मिस्टेक हो मगर जोर से लग गई हो, क्योंकि उसका इंटेंशन वैसे नहीं है, क्योंकि तुम दोनों अनजान थे तो उस वक्त में वो प्ले करने के लिए थे, ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। ये तो कर्मों का हिसाब था, ये तो अब भी समझ में आ रहा है। बट अगर हमको वेरी इजीली अगर अपनी लाइफ को लेना है तो क्यों ना हम इस तरीके से देखें कि हम अपना प्ले कर रहे हैं, अपना रोल प्ले करने आए हुए हैं, बस उस रोल को प्ले करना है और निकलना है। अगर इस तरीके से भी ले, जैसे अभी भावना ने शेयर किया कि वो एक प्ले कर रहे थे, उस प्ले में जो उसके हस्बैंड बने थे उसने आके जोर से थप्पड़ लगाया ये बताने के लिए कि वो जो हस्बैंड है वो बहुत खराब नेचर का है, ठीक है, और उसने वो जो थप्पड़ वाकई में रियल में उसको बहुत जोर से पड़ी, मैं उसने बहुत सहजता से उसको एक्सेप्ट कर लिया, भले उसको दिल में तभी लगा हो कि कितने जोर से लगाया, कितने जोर से मारा, अरे यार कुछ तो होश रख, ये गेम खेल रहे हैं हम या क्या, इस तरीके का। मगर यही सेम अगर हम रियल लाइफ में भी ले तो कितना इजी हो जाएगा लाइफ, है ना। ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं, एक रोल प्ले करने आए हैं, एज एन एक्टर वी आर एक्टिंग। बाबा यही वर्ड हमें यूज करता है इस ड्रामा में, इसके लिए वो इस लाइफ सर्कल को ड्रामा बोलता है ना, और हमें एक्टर्स बोलता है। क्यों हमें वो बार बार इस बात की दिमाग में फिट कराता है कि तुम एक्टर हो, तुम एक्टर हो। क्यों? क्योंकि हमारे कर्मास जो है ना इस तरीके से बैकफायर जब करे तो हम उसको रिएक्ट नहीं करें, वेरी लाइटली ले, बहुत इजीली ले उसको और एक्सेप्ट करे कि यार ये तो ड्रामा है, बस ये ड्रामा अभी खत्म हो जाएगा और हमें चले जाना है अपने घर। इस तरीके से अगर लाइटली लेकर अगर हम छोड़ दे तो हमारा जीवन बहुत इजी हो जाएगा। भावना बहन के लिए एक्टिंग कर, अभी हंस रहे हैं, ऐसे ही हंसते रहेंगे। कितनी अच्छी बात बताई आपने, वेरी नाइस, थैंक यू। ऐसे लग रहा था कि शेयर करूं कि नहीं, पर अच्छा किया, शेयर किया तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब भावना बहन की जैसे सबको एक्टिंग ही करनी है बस। बाबा यही कहता ना कि ये ड्रामा है, स्टोरी है, मिक्की माउस कार्टून है, बाबा ये सब नाम बहुत इजीली हमें इजी लाइफ देना चाहता है वो, मगर हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये आपने जब शेयर किया तो तुरंत बाबा ने मुझे वही याद दिलाया कि यही तो बात बच्चा मैं कहता हूँ कि ये ड्रामा है, तुम सारे एक्टर्स हो, बस एक्ट करना है, तुम्हारा रोल खत्म होते ही तुमको उसमें से निकलना है ना। जैसे आपको बताया कि इतने जोर से थप्पड़ लगाई, ऐसे लगा कि वाकई में हम वहां पे वो प्ले कर रहे थे और उसने पता नहीं कौन सी जन्म का थप्पड़ लगा दिया था आके, है ना। तो आपको महसूसता हुई थी, बट वाई यू टुक इट वेरी इजीली, बिकॉज यू न्यू दैट ये हम स्टेज पे एक्ट कर रहे हैं और आज तक हंस रहे हैं उस बात को लेके। हंसी